अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं यासिर सर हूँ आपका। तो हम केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव टू डिस्कस टुडे लेक्चर नंबर 15 फॉर द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रिलेटेड। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको ये कहा दैट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और अगर आप अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमने इक्वेशन बताई थी दैट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस मींस चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। सिंबल्स को समझिए आराम से। डेल्टा का मतलब है चेंज, एच का मतलब है एंथैल्पी, आर का मतलब है फॉर अ रिएक्शन, एंड ये जो जीरो मैंने ऊपर लिखा इसको आप नॉट भी कह सकते हो, इसका मतलब है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो दिस मीन्स चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। वो आपने देखा वो होता है बराबर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, लेकिन ऑफ कोर्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपने समझा था, ये आपने जाना था पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हमें जो पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है दैट व्हाट इज मेंट बाय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं और उसके बाद हम इस चीज को आराम से समझेंगे। देखिए, डेफिनेशन की जहां तक बात है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है यानी कि कितनी एंथैल्पी चेंज होगी, कितनी एंथैल्पी चेंज होगी जब एक मोल किसी कंपाउंड का बनेगा फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर फ्री और नेचुरली ऑकरिंग स्टेट्स। मतलब क्या है इस बात का, मैं पहले डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद हम इसको फिर से समझाएंगे आपको और फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। मैं लिखूंगा द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी, the change in enthalpy, the change in enthalpy मतलब delta H that occurs, the change in enthalpy that occurs during, that occurs during the formation, that occurs during the formation of वन मोल। इस बात पे ज्यादा जोर देना, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड कोई भी हो सकता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ ए कंपाउंड। मैं इसको यहां पे अंडरलाइन कर देता हूं, एक मोल की ही बात करेंगे हम। फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, फ्रॉम इट्स constituent from its constituent elements in their naturally, in their naturally occurring, in their naturally occurring states, या जिसको आप फ्री स्टेट्स भी कहते हो। मतलब अगर आप फ्री स्टेट हाइड्रोजन की बात करोगे तो वो है H2, वो H नहीं है। अगर आप ऑक्सीजन की नेचुरली ऑकरिंग स्टेट की बात करोगे तो वो है O2, O नहीं है। अगर आप नाइट्रोजन की नेचुरल फ्री स्टेट की बात कर रहे हो तो वो है N2। बात समझ आ रही है ना। मैंने क्या कहा कि द चेंज इन एंथैल्पी दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर नेचुरली ऑकरिंग फ्री स्टेट्स, उस एंथैल्पी को हम कहते हैं उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंड सिंस यू नो दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन वी आर एक्चुअली कंसर्न्ड विद द चेंज इन द एंथैल्पी, तो हम इसको डिनोट जो करते हैं, मैं यहां पे लिखूंगा, हम इस चीज को डिनोट जो हम करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, वो हम डिनोट करते हैं इससे डेल्टा एफ एच। इसको हम कहते हैं चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। याद रखिए इस बात को। व्हाट आई वांट टू से इज दैट अगर आप यही एंथैल्पी चेंज स्टैंडर्ड कंडीशंस में करना चाहो, अगर आप यही एंथैल्पी चेंज जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसको आप कह रहे हो, अगर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड किसके अंडर कर रहे हो, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस,
वो मैंने आपको बताया है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हो सकती है, जैसे टेम्परेचर 298 केल्विन हो, यानी कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, प्रेशर 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है, और अगर एक्वस सोल्यूशन है उसमें जो सबस्टेंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 1 मोलर होगी, उसके केस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एफ एच नॉट। इसको उस टाइम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, सिंपल, उस टाइम इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अभी ये आपको पूरा समझ नहीं आया होगा, हम एक एग्जांपल देख के आपको समझाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है दैट जब एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का जब एक मोल बनेगा फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, उस एक मोल कंपाउंड के बनने के टाइम जितना भी एनर्जी का चेंज होगा, जितना भी एंथैल्पी का चेंज होगा, उसके बनने पे उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब अगर बह कशर पे वन, यानी कि यम सात अकि कंपाउंड अख मोल बने फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तम सात यीचा एंथैल्पी मज चेंज यी, सच आसन तम सज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो यही मैंने कहा दैट व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्मड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, then the change in enthalpy of the reaction will be called as enthalpy of formation of that compound. In order to understand this, let us give the example. और हम ज्यादातर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे, यानी कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करेंगे। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। मान लो, एग्जांपल देखिए बहुत क्लियर होगा, तो ध्यान देना। मान लो मेरे पास है कार्बन। मान लो कार्बन जो है, आपको पता है इसका जो नेचुरली ऑकरिंग स्टेट है वो सॉलिड फॉर्म में लिया जाता है, एंड लेट्स सपोज ये ग्राफाइट है कार्बन, ठीक है ना। मैंने कार्बन को कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन आपको पता है गैस है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, देखिए ऐसे CO2 गैस। आराम से समझना, मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बने। अगर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड के आगे कुछ है नहीं, तो इसका मतलब है 1 है, तो यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, यानी कि ये इसका कितना बना है 1 मोल। इसका बना है 1 मोल। कहां से बना है? उन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बना है जिसका कार्बन डाइऑक्साइड बना है। खुद कार्बन डाइऑक्साइड किस किस का बना है? एक तो कार्बन का बना और ऑक्सीजन का बना है। तो कार्बन भी मैंने स्टैंडर्ड स्टेट में लिया, फ्री स्टेट में लिया, और ऑक्सीजन भी अपनी फ्री स्टेट में, ठीक है ना। तो बना जो इसका एक मोल, उस टाइम पे डेल्टा एच का कितना चेंज हुआ है, उस टाइम डेल्टा एच का कितना चेंज हुआ है, बात समझ आ रही है ना। जितना भी डेल्टा एच का चेंज हुआ है ना, वो इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन होगा। मतलब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए, मान लो मेरे पास है H2, दैट मींस गैस, प्लस O2 गैस, इन्होंने कंबाइन करके सपोज वाटर बनाया H2O, लेट अस सपोज लिक्विड और गैस, व्हाटएवर, लिक्विड और गैस आप दोनों ले सकते हैं। चलिए गैस लेते हैं, आराम से समझना। मान लो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो एक्सपेरिमेंटली आप निकालते हैं, ठीक है ना। तो मान लो ये कितना आया, मान लो ये -30 किलो जूल आया पर मोल। देखिए यहाँ पे -30 किलो जूल पर मोल। बात को समझना, -30 किलो जूल पर मोल, ये खुद ही बता रहा है एक मोल बनने के लिए, एक मोल वाटर का बनने के, मैंने सपोज वैल्यू दिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। इट इज सपोज मैंने इतना वैल्यू दिया। तो अगर आप देखोगे यहां पे वाटर कितने मोल बन रहे हैं? 1 मोल। तो 1 मोल वाटर का बनने के टाइम पे जितना एंथैल्पी का चेंज आ रहा है, वही किसके बराबर है? वही बराबर है इट इज डेल्टा एच फॉर्मेशन। तो क्या मैं लिख सकता हूं देयरफॉर वाटर का जो डेल्टा एच फॉर्मेशन होगा, एंड दैट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, वो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? वो होगा बराबर इक्वल टू -30 किलो जूल्स पर मोल। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, यानी कि वाटर के लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? यानी कि 1 मोल सबस्टेंस, 1 मोल का कंपाउंड बनाने के लिए फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इन देयर नेचुरली ऑकरिंग स्टेटस, जो उस टाइम एंथैल्पी का चेंज हो रहा है, वही
डेल्टा एच फॉर्मेशन होगा उसके लिए, वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर दैट कंपाउंड होता है। सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब देखिए, अब तरीका कैसे है निकालने का। देखो तरीका कैसे है निकालने का, देखो मैं अगर आपको एक और रिएक्शन बताता हूँ, उससे हम एक प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। मानो मेरे पास रिएक्शन है H2 गैस प्लस Br2 दैट इज गैस, और मान लो इन्होंने कंबाइन करके बनाया ट्वाइस HBr। आराम से समझना। फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से मान लो अगर आपको डेल्टा एच वहां पे दिया है और दिया है आपका डेल्टा एच जो है, मान लो सपोज वैल्यू में दे रहा हूं मैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दे सकता यहाँ पे, इतने वैल्यूज याद नहीं रह सकते। लेट सपोज इसका जो डेल्टा एच वैल्यू है, लेट सपोज इट इज -80 किलो जूल्स, -80 किलो जूल्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सिंस आपको पता है एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट जो है प्यारे बच्चों, एंथैल्पी का जो कॉन्सेप्ट है ना, एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट जो है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से आप जितना अमाउंट बढ़ाएंगे ना, उतना चेंज इन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे H2 गैस इन देयर स्टैंडर्ड एंड नेचुरली ऑकरिंग स्टेट कंबाइन हो रहा है ब्रोमीन से, जो कि नेचुरली ऑकरिंग स्टेट है ब्रोमीन की। लेकिन जब मिलते हैं ना, यहां पे 1 मोल नहीं बनते हैं लेकिन 2 मोल बनते हैं। इस बात को समझिए। तो अगर आपको कोई पूछेगा ये डेल्टा एच जो रिएक्शन का है वो कितना है, वो है 80 किलो जूल्स। लेकिन ये पता है यहाँ पे फॉर पर 2 मोल है, बिकॉज यहाँ पे 2 मोल बने। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो एक्चुअली यहाँ पे जो है ना डेल्टा एच, इट इज डेल्टा एच रिएक्शन, इट इज चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपने यहाँ पे 2 लिए ना, आपने यहाँ पे 2 लिए ना, तो इसका मतलब है ये वैल्यू 2 के लिए यहाँ पे है किलो जूल्स, लेकिन पर 2 मोल के लिए है। इस बात को समझिए। लेकिन आपको अगर डेफिनेशन देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, वो तो हमें 1 मोल के लिए निकालनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बताइए अगर 2 मोल के लिए इतनी है, अगर 2 मोल के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतनी है, आपको बताया जा रहा है कि HBr के लिए आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालिए, तो वो कितना होगा? 1 मोल के लिए इसका डिवीजन होगा 2। तो इसका मतलब है देयरफॉर मैं लिखूंगा दैट डेल्टा एच फॉर्मेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर HBr। जो ही मैंने कहा फॉर्मेशन, आपको दिमाग में रखना है कि हमें 1 मोल के लिए निकालना है। तो 1 मोल का कितना होगा प्यारे बच्चों? वो होगा HBr दोनों का जितना है उसका एक ही का लेना है। तो ये वैल्यू कितने का है? ये 2 के लिए है। तो अगर आपको 1 के लिए निकालना होगा तो डिवीजन 2 होगा, तो वो कितना होगा? होगा -40 किलो जूल्स पर मोल। ये पर 2 मोल था, जाहिर सी बात है ये पर मोल आ जाएगा। दैट्स इट। सबको क्लियर हो गया ना? तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे दैट अगर आप डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालना भी चाहेंगे, अगर आप डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालना भी चाहेंगे, उसके लिए ये भी तरीका है, उसके लिए ये भी तरीका। देखो मैं आपको यहाँ से वैल्यू निकाल के देता हूँ। देखिए मैं यहाँ से आपको वैल्यू निकाल के देता हूँ, ये मैं इरेज करता हूँ। इसका एक ऐसा तरीका भी है, ये तो मैंने डायरेक्ट निकाला। सर हम डायरेक्टली करेंगे, 2 मोल के लिए इतना था, हमें 1 मोल के लिए करना है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। तरीका ऐसे भी है डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालने के लिए। डेल्टा एच फॉर्मेशन जो होता है, डेल्टा एच फॉर्मेशन, चलो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, वो फिर से आप वही करेंगे। वो किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर, आराम से समझना, पहले मैं ऐसे लिखूंगा। जरा इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन फर्स्ट और इस रिएक्शन को हम रिएक्शन सेकंड मानते हैं। जरा फर्स्ट रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो, यानी कि डेल्टा आर एच निकालो। ये देखिए क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा आर एच, यही होता है ना चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ मैं यहां पे पॉइंट लिखता हूं, नोट लिख लो पहले। इन टर्म्स ऑफ मैं ऐसे लिखूंगा डेल्टा आर एच। अगर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस कह रहा है तो चलो नॉट लगा देता हूं मैं। डेल्टा आर एच, व्हाट इज डेल्टा आर एच? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर हम निकालेंगे, अगर हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बात समझिए यहां पे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अगर हम निकालना चाहेंगे तो वो कैसे होगा? तो वो हम ऐसे लेते हैं, देखिए
वो हम ऐसे लेते हैं, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर आप निकालेंगे तो वो कैसे निकाला जाता है फॉर दिस रिएक्शन, रिएक्शन नंबर फर्स्ट, वो कैसे निकाले थे, देखिए डेल्टा आर एच अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू डेल्टा एफ, डेल्टा एफ एच मीन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका मतलब है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर प्रोडक्ट्स, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखिए अगर आप यहां इस तरीके से निकाल सकते हो तो वैल्यू दे दीजिए। चलिए यहां पे आ जाइए, बताओ इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आर क्या था, चलो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन से मान लेते हैं। मतलब क्या था सर, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना हुआ था, तो वो कितना हुआ था, मैं यहां पे लिखूंगा वो हुआ था -30 किलो जूल्स पर मोल। ओके ठीक है ना, इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट तो वाटर है और वाटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डेल्टा एच जो है फॉर्मेशन, मैं ऐसे लिखूंगा डेल्टा एफ एच फॉर्मेशन जो है किसका है सर, वाटर के लिए मैं लिखूंगा H2O। सिंस H2O के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, तो अगर 2 होता तो यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, लेकिन यहाँ 1 ही है। अच्छा माइनस, अब रिएक्टेंट्स कौन कौन है यहाँ पे, रिएक्टेंट्स तो एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। उनके लिए जो एंथैल्पी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ली जाती है, मैंने आपको पहले ही कहा वो 0 ली जाती है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही कहा वो 0 ली जाती है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, चलो अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर H2 एंड प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर O2। ठीक है ना, यहां तक समझ आ गया। लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी समझाया है जो नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म्स होती है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, हीलियम, जैसे आर्गॉन है, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, उनकी एंथैल्पी चेंज जो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है, रेफरेंस स्टेट्स में होती है, उनको रेफरेंस स्टेट भी कहते हैं। रेफरेंस स्टेट इज द नेचुरली ऑकरिंग स्टेट। पहले बच्चों वो 0 ली जाती है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, ठीक है ना, उनको बाय डिफॉल्ट हम 0 लेते हैं। तो बताओ डेल्टा एच फॉर्मेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन हम क्या लेंगे 0, बताओ ऑक्सीजन का क्या लेंगे 0। इसका मतलब है ये भी 0 है, ये भी 0 है। जरा आप मुझे बताओ फिर क्या निकलेगा, क्या मैं लिख सकता हूं -30 किलो जूल्स पर मोल। ओके ये तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ टोटल रिएक्शन है जो आपने दिया है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर वाटर, ठीक है ना। ओके अब वो कितना होगा, ये -0 हो जाएगा, तो जब 0 हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना दैट आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन जो निकला, आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन जो निकला, बिकॉज 0 तो हट गया ना, जब 0 हट गया तो इसको आप नेग्लेक्ट करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, change in enthalpy of formation या enthalpy of formation for water that is 1 mole as per this, वो कितना है 30 किलो जूल्स पर मोल है, तो वो तो पहले ही हमें इक्वेशन से पता था। ये चेंज इन एंथैल्पी जो रिएक्शन के लिए निकल रही है वो 1 मोल के लिए निकल रही है, जब ये 1 मोल के लिए निकल रही है तो इस रिएक्शन के लिए वाटर के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी वही होगा। यहां तक समझ आया, ठीक है ना। अब यही इक्वेशन इस वाली रिएक्शन के लिए अप्लाई करो आप, चलिए जरा करते हैं, मैं ये रेज करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का ये पार्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जरा यहाँ पे फिर से आ जाइए, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो टोटल इसमें होता है वो इन टर्म्स ऑफ अगर डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स निकालते हैं तो उसके लिए इक्वेशन ये है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सिंपली है, बताओ इस रिएक्शन के लिए टोटल एंथैल्पी चेंज जो है टोटल वो कितना है, मान लो वो 80 है, मैं लिखूंगा यहाँ पे -80, चलो मैं यूनिट नहीं लिखता हूँ बाद में लिखेंगे, ये टोटल चेंज है बिकॉज एंथैल्पी बीइंग एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे 2 डाल दिया आपने, ये 80 आ गया, अगर आप 3 डालोगे ना ये इंक्रीज हो जाएगा, 4 डालोगे ना इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा डाल रहे हो ना, एंथैल्पी बीइंग एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसका वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर ये मुझे निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए निकाला जाता है, तो मैंने सीधे कहा उसके डिवाइड बाय 2 करो, लेकिन हम इस इक्वेशन से करेंगे। देखो किसके बराबर होगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तो HBr है, लेकिन HBr के कितने मोल्स है वो आपको लिखने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इट विल बी ट्वाइस, इट विल बी ट्वाइस इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ट्वाइस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट,
कितना आ गया, मैं ऐसे लिखूंगा ट्वाइस, बिकॉज ये इसका आ गया। अब इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैं ऐसे लिखूंगा डेल्टा एफ एच नॉट, प्रोडक्ट क्या है सर, प्रोडक्ट एच बी आर है, वो मैंने यहाँ पे लिखा। आपको समझ आया मैंने क्यों लिखा यहाँ पे ट्वाइस, बिकॉज ये फॉर्मूला का है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो फॉर्मूला का माइनस, तो रिएक्टेंट्स क्या है, एक तो है हाइड्रोजन, दूसरा है ब्रोमीन, तो इसका भी स्टैंडर्ड कंडीशन में जीरो आ जाएगा, इसका भी स्टैंडर्ड कंडीशन में जीरो आएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, माइनस और वन वन दोनों का है, डेल्टा एफ फॉर्मेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन प्लस डेल्टा एफ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर ब्रोमीन, दैट इज Br2। तो वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में दोनों के लिए जीरो होता है, तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये सारा पार्ट जो है ये जीरो बन जाएगा। ये समझ आया यहाँ पे। तो बताइए किसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब है ये हो गया -80 इज इक्वल टू ट्वाइस, समझना ट्वाइस डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ एच बी आर। आपको निकालना क्या है, आपको तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच बी आर निकालना है। तो बताइए देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एफ एच नॉट किसके लिए सर, एच बी आर के लिए, यही तो निकालना है आपको, ये वैल्यू निकालना है। किसके बराबर होगा, तो 2 डिवीजन में आ जाएगा, तो वो 80 था, -80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 240, तो कितना आ गया, वो आ गया वैल्यू डेल्टा एफ एच नॉट, दैट मीन्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच बी आर, वो हो गया बराबर किसके, दैट विल बी -40 किलो जूल्स, लेकिन अब ये पर मोल के हिसाब से आ गया। देखिए आपका आंसर आ गया, वो तो मैंने पहले ही आपको डायरेक्ट फॉर्म में दिखाया, ठीक है ना। तो इस चीज पे आप थोड़ा सा फिर से फोकस करें, मैं अभी आपको एक और प्रॉब्लम जो है वो दिखाऊंगा इसमें, तो चेक इट आउट। देखिए प्यारे बच्चों, अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दी है ऑन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। देखिए कुछ एग्जांपल्स जो आपके सामने, इनको डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने पहली एग्जांपल दी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, वहां पे वाटर बन रहा है, और सिंस आपको पता है कि वाटर के सामने अगर आप देखोगे H2O के सामने कोई यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं दिखाया गया है, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है इसका मतलब है यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वाटर एक कंपाउंड है, तो अगर आप देखोगे रिएक्शन के हिसाब से बैलेंस है, और यहाँ पे कितने मोल इसके बने हैं, इसका मतलब है 1 मोल बना है। तो इस 1 मोल के बनने के दौरान, वाटर के 1 मोल बनने के दौरान एंथैल्पी चेंज रिएक्शन में जितना भी होगा ना, वही वाटर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। तो अगर आप गौर करेंगे नीचे ब्लॉक में मैंने क्या लिखा है, इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, देखो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस डेल्टा आर एच नॉट, जो इस रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, वही इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा, बिकॉज यहां पे 1 मोल बन रहा है, तो वही मैंने लिखा दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। एंड ये मैं आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे रहा हूं बुक से, तो यहां पे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उस टाइम बाहर निकलती है। तो अगर, लेकिन यहाँ पे लिक्विड मैंने लिया, यहाँ पे मैंने गैस नहीं लिया, गैस अगर होगा तो वहां पे थोड़ी सी एनर्जी जो है उससे कम निकलेगी, ठीक है ना। वो चीजें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी सिखा चुका हूं। तो इसका मतलब ये हुआ दैट फ्रॉम दिस रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू माइनस का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच का वैल्यू जब भी नेगेटिव आता है तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज एग्जांपल फर्स्ट। चलो एग्जांपल सेकंड की तरफ आते हैं। कार्बन जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट है, रेफरेंस स्टेट में है, ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, लेकिन जो मीथेन आपका बन रहा है ना वो 1 मोल बन रहा है, तो इसका मतलब है यहां पे भी 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए भी जो एंथैल्पी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन होगा, वही एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कहलाएगा, बिकॉज मीथेन का यहां पे 1 मोल बन रहा है। तो मैंने फिर से लिखा द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस is equal to the enthalpy of formation of methane under standard conditions, and the value is equal to 74.81 kilojoules per mole। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ दैट जब 1 मोल मीथेन का बनता है फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर रेफरेंस स्टेटस, उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज का वैल्यू आ रहा है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, वही मीथेन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो वन मोर एग्जांपल मैं नीचे दे रहा हूं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट चौथी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। Third example is this, twice carbon, that is graphite, reference state,
इट कंबाइंस विद द हाइड्रोजन बट 3 मोल्स एंड ऑक्सीजन का 1 मोल, लेकिन बन जो रहा है एथेनॉल दैट इज अल्कोहल, वो 1 मोल बन रहा है। C2H5OH इज द फॉर्मूला, इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल, उसका लेकिन बन रहा है 1 मोल। तो इस 1 मोल के बनने के दौरान जो एनर्जी का चेंज हो रहा है रिएक्शन के दौरान, वही एथेनॉल के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। तो वही मैंने लिखा, change in enthalpy of reaction under standard conditions is equal to the enthalpy of formation of ethanol, and that's equal to minus 277.7 kilojoules per mole. तो प्यारे बच्चों, माइनस का वैल्यू यहां पे ये क्लियर करता है आपको दैट इन रिएक्शंस में रिएक्शन जब होती है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, मींस कि these reactions are the examples of exothermic reactions. You are getting? But I have given the most important example, that is example number 4. इस पे थोड़ा फोकस करें आप। पहली बात, यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप क्विकलाइम भी कहते हो और इसको चूना कहते हैं, जो आप वॉल्स पे लगा देते हो व्हाइट वॉशिंग के लिए, उसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो रहा है और बन जो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कंपाउंड हमारा क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कितने मोल्स बन रहे हैं सर? 1 मोल बन रहा है। आप कहोगे सर उस टाइम भी 1 मोल ही बन रहा है, देखो यहाँ पे कितने मोल बन रहा है? 1 मोल बन रहा है, 1 ही तो है, इसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। आप कहोगे सर 1 मोल ही तो बन रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे भी एंथैल्पी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस होगी, वो होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बट नहीं, क्या मैंने यहाँ पे लिखा? मैंने खाली इतना लिखा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। मैंने फॉर्मेशन सामने दिया? नहीं दिया। वो कितना है? -1783। चलो वैल्यू का तो कुछ नहीं है। सर यहां पे आपने क्यों नहीं लिखा कि यहां पे जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस होगी वही कैल्शियम कार्बोनेट के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी? क्यों नहीं होगी? बिकॉज उसके लिए शर्त है, मैंने आपको पहले कहा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब आप एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए निकालते हो, शर्त यह है कि वो कंपाउंड उन रेस्पेक्टिव एलिमेंट से रेफरेंस स्टेट्स में बनना चाहिए। मतलब अगर आप वाटर बना रहे हो ना, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेफरेंस स्टेट से ही बनना चाहिए। अगर यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट था, बात समझिए, बना था कैल्शियम और कार्बोनेट, दैट मींस कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप इसकी रेफरेंस स्टेट की बात करोगे, रेफरेंस स्टेट का मतलब है पहले इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की बात करेंगे। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है इसमें? एक तो है कैल्शियम, और कैल्शियम का रेफरेंस स्टेट है कैल्शियम सॉलिड। दूसरा, ये कार्बन से बना है तो कार्बन का रेफरेंस स्टेट होना चाहिए कार्बन सॉलिड। और यहां पे जो ऑक्सीजन एटम्स है ना, उनका रेफरेंस स्टेट होना चाहिए O2। अगर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम के मिलने से, कार्बन के मिलने से और ऑक्सीजन के मिलने से बन जाता, उस टाइम जितनी भी एंथैल्पी चेंज होती उसको मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी कहता। लेकिन क्या यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट अपने रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना है? नहीं, यहां पे ये कंपाउंड से बना है। तो कंपाउंड से जब कोई कंपाउंड दूसरा बनता है उस टाइम आप उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहते हो। लेकिन हाँ, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज कुछ ना कुछ होगा, तो वो मैंने लिख लिया। लेकिन यहां पे इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम CaCO3 कार्बोनेट प्यारे बच्चों नहीं कह सकते। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, ये मैंने ये चीजें आपको क्लियर कर दी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम एक एग्जांपल्स करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बता देता हूं क्या है। देखिए, जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन के साथ हीट चेंजेस दिखाते हो, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन के साथ साथ उस रिएक्शन में जो हीट चेंजेस हो रही है, पॉजिटिव हो, डेल्टा H, नेगेटिव है, जो भी है, जब आप उसमें हीट चेंजेस भी इन्वॉल्व करते हो, उस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मो, उसको कहते हैं हम थर्मो केमिकल, उसको हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन, और उस इक्वेशन को हम कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा और हम एक प्रॉब्लम भी करेंगे। चलो मैं आपकी एनसीईआरटी बुक से ये एक प्रॉब्लम उठाता हूं। प्रॉब्लम क्या है? मान लो Fe2O3 है, देखिए Fe2O3 ये सॉलिड है, इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, दैट मींस 3 टाइम्स H2, ये गैस होगा, जाहिर सी बात है।
ये जब कंबाइन करते हैं एक तो आयरन बनता है और वाटर बनता है। देखो एक तो आयरन बनेगा आपको सॉलिड में बनेगा, प्लस वाटर बनता है जो कि आपका लिक्विड बनता है। आराम से समझने का, अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो रिएक्शन जो है वो बैलेंस चलो हो गई। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज क्या क्या दिए हैं, तो जो गिवन है वो मैं नीचे लिखूंगा और उसके बाद हम इस चीज को समझेंगे। देखो गिवन क्या है, ये चीजें आपको एग्जामिनेशन में दी गई होगी। देखो पहला क्या है गिवन, डेल्टा एच फॉर्मेशन। देखो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया गया है, ऑफ वाटर दिया गया है जो कि लिक्विड स्टेट में है, ठीक है ना, ऐसे दिया गया है। कितना है, -285.83, -285.83। सिंस ये फॉर्मेशन है तो जाहिर सी बात है ये किलो जूल्स पर मोल ही होगा। एक तो ये दिया गया है वैल्यू आपको, दूसरा वैल्यू दिया है आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर फेरिक ऑक्साइड। तो ये दिया है डेल्टा एच फॉर्मेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर फेरिक ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3। ऑफ कोर्स ये सॉलिड है, कितना दिया है, दैट इज 824.2 -824.2। ऑफ कोर्स ये भी फॉर्मेशन है तो ये किलो जूल्स पर मोल के हिसाब से ही होगा। एंड आपको ऑलरेडी पता है और कुछ नहीं दिया गया है, और बताया क्या गया है दैट इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज निकालिए। इस रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, देखो क्या करना है, आपको क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये है दैट इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट ये जनाब निकालिए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। पहले यहां पे नोट में पहले डाल दो क्या है, देखो ये कंपाउंड है तो कंपाउंड का डेफिनेटली फॉर्मेशन होता है फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इन द रेफरेंस स्टेटस, लेकिन उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। डेल्टा एच फॉर्मेशन जो इसका है वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ये भी कंपाउंड है तो उसका डेल्टा एच फॉर्मेशन भी ऑलरेडी कंपाउंड में प्रॉब्लम में दिया है। अब यहाँ पे और दो बचे, एक बचा ये, दूसरा बचा ये है ना हाइड्रोजन की रेफरेंस स्टेट जो कि नेचुरली ऑकरिंग स्टेट है H2, और ये है आयरन की नेचुरली ऑकरिंग स्टेट। तो नोट क्या है यहाँ पे, जो डेल्टा एफ फॉर्मेशन होगा यानी कि डेल्टा एफ फॉर्मेशन फॉर हाइड्रोजन, प्यारे बच्चों हाइड्रोजन जो होगा आपको पता है ना वो रेफरेंस स्टेट में 0 लिया जाता है, और इसका मतलब है डेल्टा एफ फॉर्मेशन जो आयरन के लिए भी आएगा, आयरन Fe के लिए आएगा, आपको सॉलिड है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, वो भी आपको 0 लेना पड़ेगा। ये चीज तो आपको दिमाग में रखनी है। अब निकालना क्या है आपको, आपको चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इस रिएक्शन के लिए निकालना है। देखो ये कौन सी इक्वेशन होगी, इसको हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कह सकते हैं, जिसमें आपको एक केमिकल इक्वेशन दी है, केमिकल रिएक्शन दी है, और उसमें हीट चेंजेस जो हो रहे हैं वो इन्वॉल्व किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आप डेल्टा एच फॉर्मेशन के वैल्यूज जो होते हैं, पहली बात एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, थर्मोकेमिकल इक्वेशन में जो बैलेंस्ड इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैं यहां पे लिखूंगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है दैट डेल्टा एच फॉर्मेशन जो किसी भी सबस्टेंस का अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन दिया होता है, जैसे डेल्टा एच फॉर्मेशन वाटर का, डेल्टा एच फॉर्मेशन फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है ना, ये हमेशा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स जो होता है वो होता है किलो जूल्स पर मोल। इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए फिलहाल ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने समझी। अब हम इसका डेल्टा एच निकालेंगे। कैसे निकालते हो डेल्टा एच, अगर आपको याद होगा मैंने इक्वेशन आपको बताई है दैट अगर आप एक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस निकालना चाहो इन टर्म्स ऑफ देयर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए फॉर्मूला ये है दैट डेल्टा आर एच फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू डेल्टा एफ एच अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस delta f h naught means enthalpy of formation under standard conditions of reactants। ये मैंने आपको पहले ही इक्वेशन बता दी, तो करिए इसका इस्तेमाल और निकालिए डेल्टा आर एच, बिकॉज आपको तो यही निकालना है। फॉर्मेशन तो दिया है ना, सबका दे दिया है मैंने, रेफरेंस स्टेट का तो हमने खुद ले लिया। तो बताइए डेल्टा आर एच कैसे निकलेगा, डेल्टा आर एच अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। बताओ प्रोडक्ट क्या है,
प्रोडक्ट है, एक तो आयरन है और दूसरा वाटर है, तो कैसे मैं लिखूंगा? देखो पहले वाटर का लिखते हैं। सिंस वहां पे 3 मोल्स है तो आपको लिखने पड़ेंगे 3 ऑफ डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ वाटर, मैं अब ऐसे लिखूंगा। प्लस चलिए उसके बाद आयरन है तो आयरन के लिए पहले 2 मोल्स लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ आयरन। यहां तक समझ आया? उसके बाद क्या है? उसके बाद माइनस है, यहां जगह नहीं है, अब मैं नीचे लिखूंगा। तो उसके बाद रिएक्टेंट्स ये है, तो रिएक्टेंट्स का पहला आएगा 1 मोल, ठीक है ना, तो सीधे लिखेंगे डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ Fe2O3 और दूसरा रिएक्टेंट है 3 टाइम्स डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज H2। अब देखिए जरा किसके बराबर हो गया? डेल्टा आर एच नॉट किसके बराबर हो गया? चलिए 3 तो 3 आएगा यहाँ पे। वाटर का कितना है डेल्टा एच फॉर्मेशन? डेल्टा एच फॉर्मेशन वाटर का है वो है -285.83, ऑफकोर्स ये किलो जूल्स पर मोल में आएगा, लास्ट में यूनिट लिखेंगे। प्लस प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर आयरन, डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर आयरन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस रेफरेंस स्टेट है वो 0 लिया जाएगा, माइनस। उसके बाद है डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे देख लीजिए तो कितना है वो, एक ही मोल है तो वो लिखेंगे माइनस, चलो मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूँ, -824.2 किलो जूल्स पर मोल। और हाइड्रोजन का जो है वो है 0, यहाँ तक समझ आया? तो कितना हो गया? डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, चलो ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू दिया गया है तो हम इसका वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, दैट इज 857.5, 857.5, ऑफ कोर्स ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ये माइनस में दिया है। और उसके बाद जो है ये तो 0 हो गया, इसमें तो कोई शक है नहीं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो इट्स लाइक यहाँ पे चलो हम डायरेक्ट ही लेते हैं अब वैल्यू, अब मैं कितना करूँ, तो आप ये बुक में भी चेक कर सकते हैं। तो इसका डेल्टा आर एच नॉट जो वैल्यू आएगा वो मैं देता हूँ, दैट इज 33.3 किलो जूल्स पर मोल। अब वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, आप एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है दैट अगर आपको एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ कंपाउंड्स का दिया गया है, ठीक है ना, और जो रेफरेंस स्टेट में होगी उनका 0 है, और आपको बताया जा रहा है कि इस रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी निकालिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों, पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, दैट स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो होता है बराबर, वो होता है बराबर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपका वैल्यू जो यहाँ पे निकलेगा दैट इज -33 पॉइंट समथिंग, बिकॉज जाहिर सी बात है ये 57 पॉइंट समथिंग निकल रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आप आराम से कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो ये इसका आंसर है। और आप जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इनफैक्ट और कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आपकी रेफरेंस पे दिया गया है, आई मीन एनसीईआरटी की बुक पे, बहुत सिंपल है, बस हो गया, 2 मिनट लगेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है, देखो मैं आपकी बुक से ही क्वेश्चन उठाऊंगा। केमिकल इक्वेशन, उसके लिए डेल्टा एच क्या है, देखो N2 इक्वेशन देखो क्या है। केमिकल इक्वेशन है नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस इट कंबाइन्स विद हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे जो ये बने रहा है वो अमोनिया बन रहा है, 2NH3 गैस, ये सबको पता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन के लिए आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो दिया गया है डेल्टा आर एच नॉट, वो कितना दिया गया है, दैट इज -91.8, -91.8 किलो जूल्स पर मोल। अब देखो क्या बता रहा है, यानी कि अगर आप इस रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखोगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन वो इतना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस साइन जो यहां पे आ रहा है ना, ये आपको बता रहा है कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यानी कि जब अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बनता है उस टाइम इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, अगर आप रिएक्शन को प्यारे बच्चों रिवर्स करेंगे, तो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन में क्या लिखेंगे, रिवर्स तो पहले फिर 2NH3 आएगा, यानी कि यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स, यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट है,
लेकिन अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे फिर प्रोडक्ट ही आपको रिएक्टेंट साइड लिखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है ये रिएक्टेंट्स बन गए और ये जो दे रहा है, एक दे रहा है नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स H2 गैस। अगर आपको प्रॉब्लम ऐसी पूछी जा रही है दैट फॉर अ केमिकल इक्वेशन सच एज नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज दिस। इफ यू रिवर्स द रिएक्शन, अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो बताओ उस टाइम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो होगा फॉर रिएक्शन वो कितना होगा। प्यारे बच्चों बस इतना लेना, इतना ही होगा, लेकिन साइन जो होगा वो प्लस होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ दैट इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको रिवर्सिबल रिएक्शन में भी पढ़ाया है दैट अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो उसमें बैकवर्ड एंड एक्सोथर्मिक होती है, अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगी। है कॉमन सेंस है। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके अमोनिया बनता है और इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स में उतनी एनर्जी कम रहती है बिकॉज ये रिलीज हो गई है। और अगर आप वापस चाहते हो हम अमोनिया को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे देखो अमोनिया को ब्रेक करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, आपको वही अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस देनी पड़ेगी। तो जब आप वापस दोगे तो वो तो एंडोथर्मिक बन जाएगी। बात समझ आ रही है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों ये जो वीडियो लेक्चर था दिस वाज ऑल अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, रादर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? ये होता है जब हम देखते हैं कि एक मोल कंपाउंड के बनने के टाइम फ्रॉम द देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द रेफरेंस स्टेट, यानी कि जब एक कंपाउंड अपने रेस्पेक्टिव एलिमेंट से बनता है रेफरेंस स्टेट्स में, नेचुरली ऑकरिंग स्टेट से, जब उस कंपाउंड का एक मोल बनता है उस टाइम रिएक्शन में जितनी भी एंथैल्पी चेंज आती है वो उस कंपाउंड के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है। और वही जब अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस आप निकालते हो उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो उसी पे आज का हमारा लेक्चर बेस था और हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी जो है इस पे डिस्कस की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 16 जिसमें हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ेंगे। देखो अगर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको समझ आ गया ना तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कुछ नहीं है, बस यही है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ेंगे, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज पढ़ेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पढ़ेंगे। तो वो मैं उसी वीडियो लेक्चर में एक ही लेक्चर नंबर 16 में हम कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह फिर लेक्चर नंबर 17 हमारा जो होगा वो होगा हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स राइट फ्रॉम द लेक्चर नंबर फर्स्ट टू लास्ट वीडियो लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स के परस्पेक्टिव से। तो आप मेहनत करते रहिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।